नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे, अपना 8वां मॉड्यूल चल रहा था पावर सप्लाई सर्किट के बारे में। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है। आज हमारा एक नया टॉपिक होगा जो होगा जेनर डायोड के बारे में। ठीक है, तो जेनर डायोड क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, कौन सा बाइसिंग में जेनर डायोड काम करता है और किस जगह पे हम लोग जेनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं, इन सब चीज़ों को आज हम इस अपने टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक बनेगा वो बनेगा जेनर डायोड के कार्य सिद्धांत, है ना। तो आप लोग डाल सकते हैं अपना जो नया चैप्टर है या जब नया टॉपिक है उसका नाम डाल सकते हैं। क्या है नाम हमारा? जेनर डायोड का कार्य सिद्धांत है ना, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द जेनर डायोड। अब जेनर डायोड काम क्या करता है? तो जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में उसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो उसको पहले यानी जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट होता है उसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर होता क्या है। ठीक है, क्या होता है हमारा? पहला हेडिंग बन जाएगा वोल्टेज रेगुलेटर। आगे है पावर सप्लाई का जो डीसी आउटपुट वोल्टेज स्तर है, जैसा कि फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है हमारा, उसके घटने और बढ़ने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है जब लोड धारा बढ़ती है या घटती है। और हमारा जो दूसरा है जब एसी इनपुट वोल्टेज का स्तर बढ़ता या घटता है। ठीक है, तो जो होता है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर्स वो करता क्या है? यानी कि हमको क्या देता है? एक जो रेगुलेटर वोल्टेज होता है वो हमको देता है, यानी वोल्टेज के स्तर को क्या करता है? स्थिर करके हमको देखता है। ठीक है, मान लीजिए कोई सर्किट है या कोई हमारा जैसे ब्रिज रेक्टिफायर था या हमारा फुल वेव रेक्टिफायर था, जब वो आउटपुट पर जो हमको देता था वो जो डीसी मिलता था हमको वो अस्थिर डीसी मिलता है, यानी स्टेबल डीसी नहीं होता है, अस्टेबल डीसी होता है हमारा। तो उस अस्टेबल डीसी को क्या करते हैं हम लोग? स्थिर करने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का इस्तेमाल करा जाता है। अब ये जो हमारा वोल्टेज जो हमारा जो डीसी हमको मिल रहा है वो जो क्या है? अनरेगुलेटेड है, यानी रेगुलेटेड नहीं है, यानी स्थिर नहीं है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण दो होते हैं। पहला, जब लोड करंट हमारा बढ़ता या घटता है तो जो हमारा वोल्टेज का स्तर होता है वो भी बढ़ता और घट जाता है। अगर जो हमारा रेक्टिफायर है, जो हमारा फुल वेव हाफ वेव जो भी ब्रिज हमारा रेक्टिफायर होता है, उसके इनपुट पर अगर वोल्टेज घटता है या बढ़ता है तो आउटपुट पर भी जो डीसी वोल्टेज हमको मिलता है वो बढ़ा हुआ या घटा हुआ हमको मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे दो कारण होते हैं किसी भी आउटपुट सर्किट पे जो हमको अनरेगुलेटेड डीसी मिलता है, उसके दो कारण होते हैं। इन दो कारण को क्या करना है? हमको ध्यान रखना है। इसी जो कारण होते हैं इन्हीं को दूर करने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का इस्तेमाल करा जाता है किसी भी पर्पस में रेगुलेटेड वोल्टेज को लेने के लिए, ताकि जो हमारे कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं? आसानी से चल सके। यानी मान लो कोई सर्किट है उसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं, उनको रेगुलेटेड वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि हमारा जो भी सर्किट है जिससे हमको आउटपुट डीसी मिल रहा है किसी भी कंपोनेंट को चलाने के लिए, ठीक है, या कोई भी हमारा स्रोत होता है, तो स्रोत क्या होता है? कभी वोल्टेज बढ़ा देता है, कभी वोल्टेज हमारा घट जाता है, या लोड में हमारा करंट बढ़ गया तो उसकी वजह से जो वोल्टेज होता है वो भी क्या होता है? हमको आउटपुट पर कम मिलता है। उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमारा वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है कि जो हमारा वोल्टेज जो होता है स्तर, वो जो कम या ज़्यादा होता है उसके दो फैक्टर होते हैं। पहला कि जो हमारा लोड धारा या लोड करंट है उसके बढ़ने की वजह से भी वोल्टेज स्तर क्या होता है? कम या ज़्यादा होता है। और दूसरा होता है हमारा, अगर हम सर्किट के इनपुट पर कोई हमको क्या होता है? बढ़ा हुआ वोल्टेज और घटा हुआ वोल्टेज दिया जाता है तो भी आउटपुट पर क्या होता है? हमको बढ़ा हुआ या घटा हुआ वोल्टेज हमको क्या होता है? प्राप्त होता है। आगे है पावर सप्लाई के आउटपुट डीसी वोल्टेज स्तर में इस तरह के परिवर्तन अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के लिए स्वीकार्य नहीं होते हैं। इसीलिए डीसी लोड धारा या एसी इनपुट वोल्टेज में भिन्नता के बावजूद डीसी आउटपुट स्तर को स्थिर बनाए रखने के लिए पावर सप्लाई के डीसी आउटपुट को विनियमित करना क्या होता है? आवश्यक होता है। ठीक है, तो पावर सप्लाई में क्या है कि अगर इस तरह का अनियमितता हमारे आउटपुट पर पाई जाती है तो जो हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं वो क्या होते हैं? इस चीज़ को स्वीकार्य नहीं करते। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसको क्या होना चाहिए? स्टेबल डीसी उसको मिलना चाहिए। अनस्टेबल डीसी उसको कतई बर्दाश्त नहीं होता है। अगर ऐसा हम अनस्टेबल डीसी उसको देते हैं तो हमारा जो सर्किट होता है वो क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। तो अब इस अनस्टेबल डीसी को स्टेबल करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यानी उसको रेगुलेट करना क्या होता है? बहुत जरूरी होता है, ताकि हमको स्थिर सप्लाई क्या हो सके? डीसी आउटपुट पर हमको मिल सके। आगे है पावर सप्लाई के डीसी आउटपुट को डीसी आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले परिपथ को वोल्टेज नियामक परिपथ कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हमारा वोल्टेज नियामक परिपथ कहा जाता है। अगर हम किसी डीसी वोल्टेज के आउटपुट को क्या करते हैं? स्थिर रखने का प्रयास करते हैं तो वो जो हमारे कंपोनेंट होते हैं या जो हमारे सर्किट होते हैं उनको बोला जाता है वोल्टेज नियामक सर्किट बोला जाता है। अगला है हमारा नियामक फैक्टर। क्या है हमारा? रेगुलेशन फैक्टर।
बोल रहा है कि पावर सप्लाई की डीसी आउटपुट वोल्टेज को लोड धारा में परिवर्तन होने पर भी एक समान बनाए रखने की क्षमता को कहा जाता है लोड रेगुलेशन कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी भी सर्किट में लोड धारा में परिवर्तन हो रहा है, वैसी स्थिति में भी हम अपने जो आउटपुट वोल्टेज होते हैं उसको स्थिर रखने की क्षमता को कहा जाता है हमारा लोड रेगुलेशन कहा जाता है। आगे है पावर सप्लाई का भार विनियमित, जो विनियमन है सामान्यतः प्रतिशत में दिया जाता है, उसको बोला जाता है लोड रेगुलेशन फैक्टर परसेंटेज बोला जाता है। इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, वोल्टेज नो लोड माइनस में वोल्टेज फुल लोड बटा में वोल्टेज नो लोड गुना में 100। इस तरह का जो हमारा फार्मूला बनता है वो हमारा होता है जो हमारा लोड रेगुलेशन फैक्टर होता है उसका परसेंटेज होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा लोड फैक्टर नहीं, रेगुलेशन फैक्टर। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा वोल्टेज नियामक पढ़ा है, यानी वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ा है। अभी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में जो भी हमारा कंपोनेंट यूज किया जाता है उसको बोला जाता है जेनर डायोड। तो अभी हम लोग जेनर डायोड के बारे में देखते हैं कि हमारा जेनर डायोड क्या होता है। अगला है जेनर डायोड। पावर सप्लाई में डीसी आउटपुट वोल्टेज को विनियमित करने के लिए सबसे सरल तरीकों में से एक जेनर डायोड का उपयोग करना है। जेनर डायोड की रिवर्स ब्रेकडाउन स्थिति में जेनर डायोड में वोल्टेज इनपुट और लोड परिवर्तनों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए क्या होता है, स्थिर रहता है। ठीक है, तो जो हमारा पावर सप्लाई है इसके और डीसी आउटपुट को क्या करना है, अगर रेगुलेट करना है तो उसके लिए जो हमारा आवश्यक कंपोनेंट होता है वो जेनर डायोड होता है, क्योंकि जेनर डायोड क्या होता है, हमारा रिवर्स बायस पर काम करता है। ठीक है, रिवर्स बायस पर क्या होता है, हमारा डायोड काम करता है, यानी रिवर्स ब्रेकडाउन स्थिति में डायोड हमारा जेनर डायोड जो होता है वो हमारा काम करता है। उसकी वजह से जो वोल्टेज होता है इनपुट और जो हमारा लोड होता है उसके परिवर्तन की विस्तृत श्रृंखला के बीच में क्या होता है, उसका वोल्टेज जो होता है वो स्थिर रहता है। ठीक है, तो ये चीज होता है हमारा जेनर डायोड का कार्य होता है। आगे है हमारा ये क्या है, कुछ हमारे जेनर डायोड के जो सिंबल दिए गए हैं उन सिंबल को याद रखना है। नॉर्मल डायोड जैसा ही होता है, बस खाली इसमें जो इसका बीच वाला टर्मिनल होता है वो इस तरह से हमारा बनाया जाता है। इसमें भी क्या होते हैं, हमारे दो टर्मिनल होते हैं, एक को बोला जाता है एनोड और दूसरा को क्या बोला जाता है, हमारा कैथोड बोला जाता है। तो इस तरह का हमारा अलग अलग प्रकार का जेनर डायोड का सिंबल होता है। सबसे ज्यादा ये वाला सिंबल हमारा इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि तीनों इस्तेमाल में होता है, बस खाली उसको प्रदर्शित करने का सिंबल क्या है तुम्हारा थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, बाकी काम हमारा वही करता है। आगे है हमारा इस गुण के कारण जेनर डायोड को क्या करा जाता है, वोल्टेज नियामक सर्किट में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस गुण के कारण जेनर डायोड को वोल्टेज नियामक या वोल्टेज मानक डायोड के रूप में भी जाना जाता है। चित्र एक में क्या है, हमारा जेनर डायोड के प्रतीक को समझाया गया है, यानी इसके सिंबल को समझाया गया है। इसको यूज करने का एक ही कारण है, ये रिवर्स ब्रेकडाउन की स्थिति में अगर कोई लोड में परिवर्तन होता है फिर भी क्या करता है, वोल्टेज को हमारा स्थिर रखता है। इस वजह से इसको क्या करा जाता है, इसका उपयोग करा जाता है। आगे बोल रहा है कि एक हमारा जो सामान्य डायोड होता है, ये जो हमारा सामान्य रेक्टिफायर डायोड होता है और जो हमारा जेनर डायोड होता है, इसकी तुलना या इसका अंतर बताया गया है नीचे में। ये सारे बहुत सारे अंतर है हमारे जो बताए गए हैं, जो हमारा नॉर्मल रेक्टिफायर डायोड होता है और जो हमारा होता है जेनर डायोड। बोल रहा है पहला जो हमारा अंतर है वो क्या है, सामान्य रेक्टिफायर डायोड की तुलना में जेनर डायोड भारी मात्रा में डोप किए जाते हैं। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर डायोड होता है, उसकी तुलना में जो हमारा जेनर डायोड होता है उसमें क्या होता है, डोपिंग अधिक करी जाती है। दूसरा है हमारा साधारण डायोड जो ब्रेकडाउन क्षेत्र में कार्य नहीं करते हैं, जेनर डायोड केवल ब्रेकडाउन क्षेत्र में ही कार्य करता है। जो हमारा नॉर्मल रेक्टिफायर डायोड होता है वो रिवर्स ब्रेकडाउन में काम नहीं करते हैं या भंजन की स्थिति में कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारा जेनर डायोड होता है वो रिवर्स ब्रेकडाउन में ही कार्य करता है। आगे है तीसरा तीसरा है हमारा आमतौर पर जो रेक्टिफायर डायोड होता है इसका इस्तेमाल फॉरवर्ड बायस स्थिति में किया जाता है, जबकि जेनर का इस्तेमाल हमेशा रिवर्स बायस में किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा रेक्टिफायर डायोड होता है इसको हम लोग आमतौर पर फॉरवर्ड बायस में इसका इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारा जेनर डायोड होता है इसका इस्तेमाल हम लोग रिवर्स बायस में करते हैं। आगे हमारा चौथा का है डायोड जो रेक्टिफायर है उसकी तुलना में जो हमारा जेनर डायोड का जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो हमारा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो जो हमारा नॉर्मल डायोड होता है उसका जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो अधिक होता है, लेकिन जो हमारा जेनर जो डायोड होता है हमारा उसका जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो बहुत कम होता है। कितना होता है, हमारा 3 से 18 वोल्ट के बीच में क्या करता है, ये हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है। कौन सा डायोड, जेनर डायोड। आगे हमारा ये तो हो गया अंतर हमारा जो हमारा सामान्य डायोड होता है और जो हमारा जेनर डायोड होता है उसके बीच में। आगे क्या है हमारा कुछ यहाँ पर जो हमारे जेनर डायोड और जो सामान्य
रेक्टिफायर जो डायोड होता है उनके बीच में समानताएं हैं उसको बताया गया है। पहला समानता क्या है? पहला हमारा जेनर डायोड भी पीएन संधि डायोड है जो आमतौर पर सिलिकॉन से बने होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जेनर डायोड होता है ये भी नॉर्मल हमारा डायोड के जैसा होता है। इसमें भी क्या होता है, हमारा पीएन जंक्शन होता है और पीएन डायोड की तरह ही होता है। ये भी क्या होता है, हमारा सिलिकॉन मटेरियल से बनाया जाता है। आगे इस जेनर डायोड में भी क्या होते हैं, हमारे दो टर्मिनल होते हैं, एक को एनोड बोला जाता है, दूसरे को कैथोड बोला जाता है। अगला है जेनर डायोड जो होते हैं वो साधारण डायोड जैसे ही दिखते हैं। अगला है हमारा तीसरा यानी चौथा है हमारा जो हमारा रेक्टिफायर डायोड की तरह जो हमारा ये जेनर डायोड होता है, ये भी क्या होता है, हमारा ग्लास, प्लास्टिक या मेटल के केसिंग के साथ उपलब्ध होते हैं। ठीक है, यानी जैसा उसका पैकेजिंग करा जाता है वैसे इसका भी पैकेजिंग हमारा करा जाता है। आगे है पांचवा, बॉडी पर एनोड और कैथोड मार्किंग तकनीकी जेनर डायोड और रेक्टिफायर डायोड में समान होती है। ठीक है, यानी जो डायोड होता है उसकी बॉडी पर जो एनोड और कैथोड को मार्किंग करने की जो टेक्निक होती है वो दोनों में क्या होती है, हमारी सेम होती है। आगे हमारा छठवां है, जेनर को रेक्टिफायर डायोड की तरह ओम मीटर से जांचा जा सकता है। जैसे हम सामान्य रेक्टिफायर डायोड के रेजिस्टेंस को हम लोग ओम मीटर से मापते हैं, सेम उसी तरीके से हम जो हमारा जेनर डायोड होता है इसके जो रेजिस्टेंस होता है इसके टर्मिनल पर, इसके जंक्शन पर, उसको भी हम लोग ओम मीटर से ही माप सकते हैं। अगला है हमारा सातवां नंबर, जेनर को सामान्य डायोड की तरह चालन में अग्र अभिनत होने के लिए लगभग उसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी जो हमारा जेनर डायोड होता है सेम सामान्य डायोड की तरह फॉरवर्ड बायस में होने के लिए उतना ही क्या लेता है, हमारा वोल्टेज लेता है। जैसे सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्टेज क्या होता है, फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज होता है, वैसे अगर हम जेनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे तो भी क्या होता है, वो हमारा 0.7 वोल्टेज पर क्या होता है, हमारा अग्र बायस में आ जाता है और चालन करता है। तो इस तरह से हमारे क्या है, कुछ कुछ जो हमारे इसकी समानताएं हैं उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, आगे है यहाँ पे हमारा एक नीचे में चित्र दिया गया है जो जेनर डायोड के क्या है, हमारा इसके चालन के अभिलक्षण को हमारा दिखाया गया है। जेनर की जो प्रकृति है और हैवी डोपिंग के कारण इसकी विशेषताएं एक रेक्टिफायर डायोड की तुलना में भिन्न होती है। ठीक है, तो इस जेनर डायोड में क्या होता है, डोपिंग ज्यादा रखी जाती है नॉर्मल रेक्टिफायर डायोड की तुलना में। तो उसका जो क्या होता है, उसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, हमारी नॉर्मल डायोड से क्या होती है, ये थोड़ा सा भिन्न होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा चित्र दिखाया गया, चित्र में क्या है या इसका क्या है, करंट का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये वोल्टेज है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा करंट है मिली एम्पियर में। ठीक है, ये क्या है, फॉरवर्ड करंट है इसका मिली एम्पियर में, और ये क्या है, इसका जेनर करंट है या इसको रिवर्स करंट बोला जाता है हमारा किसमें, मिली एम्पियर में। ठीक है, अगर डायोड हमारा जैसा नॉर्मल डायोड होता है उसको फॉरवर्ड बायस में रखते हैं तो 0.7 वोल्टेज पर क्या होता है, हमारा वो एक्टिव हो जाता है यानी फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। तो वैसा ही हमारा इसमें भी है, जेनर डायोड में भी है। फॉरवर्ड बायस में क्या है, हमारा फॉरवर्ड बायस इसका कहाँ पे होता है, सेम उसी वोल्टेज पर 0.7 वोल्टेज पर होता है अगर ये सिलिकॉन से बना हुआ है तो। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पर ये दूसरा जो है हमारा ये जेनर धारा है, ये हमारा रिवर्स ब्रेकडाउन की स्थिति में चलता है। यानी जब इसको हम रिवर्स ब्रेकडाउन में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा दूर ये क्या होता है, जैसे नॉर्मल डायोड होता है ना हमारा, नॉर्मल डायोड जैसे होता है कि रिवर्स ब्रेकडाउन में एक स्थिति तक क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करंट का चालन करता है, उसके बाद क्या होता है, वो ब्रेकडाउन हो जाता है और क्या होता है, बंद हो जाता है। लेकिन जो हमारा जेनर डायोड होता है जब ये रिवर्स ब्रेकडाउन के पास आता है तो क्या होता है, जैसे इसमें रिवर्स ब्रेकडाउन या एवलांच ब्रेकडाउन होता है, ये इसमें क्या होता है, तुरंत हमारा धारा क्या होती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, अगर इसके हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तब भी हमारा कोई फर्क, यानी इसके इनपुट वोल्टेज को अगर हम बढ़ाते हैं तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका धारा हमारा क्या होता है, सेम तरीके से ही बढ़ता है। ठीक है, तो इस डायग्राम से ये पता चलता है कि हमारा जो जेनर डायोड होता है वो रिवर्स ब्रेकडाउन की स्थिति में क्या करता है, करंट का संचालन करता है। फॉरवर्ड बायस में भी नॉर्मल तरीके से करता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं रिवर्स बायस में ही करते हैं। तो जहां पर हमारा नॉर्मल डायोड होता था, रिवर्स ब्रेकडाउन में थोड़ा दूर चलने के बाद क्या होता था, वो ब्रेक हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है, रिवर्स ब्रेकडाउन होने के बाद ये क्या करता है, करंट का संचालन तेजी से करता है और हमारा सर्किट में काम करता है। तो इसी गुण के कारण इसको उपयोग किया जाता है। ये इसका है वोल्टेज और करंट के फॉर्मेट में इसका करंट का जो डायग्राम होता है, अभिलक्षण होता है, उसको दिखाया गया है। आगे वही चीज इसमें दिखाया गया है या जो चीज इसमें हो रहा है वही चीज हमारा क्या है, इसको बताया गया है। क्या बताया जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है, ध्यान दें कि जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस होने पर रेक्टिफायर डायोड के रूप में कार्य करता है। यह पश्च अभिनत होने पर दृष्टिकारी डायोड के रूप में भी व्यवहार करता है जब तक कि इसके पार वोल्टेज भंजक बोलता तक नहीं पहुंच जाता है। ठीक है, तो जो हमारा जेनर डायोड है, जो अभी अभिलक्षण हमने देखा है उसमें यही है कि जो जेनर डायोड है
फॉरवर्ड बायस में सामान्य रेक्टिफायर डायोड की जैसा ही हमारा व्यवहार करता है, उसी के रूप में कार्य करता है। लेकिन पश्च बायस में यानी जो हमारा रिवर्स बायस होता है, उसमें सामान्य डायोड की तरह व्यवहार करता है। जब तक ये अपना रिवर्स ब्रेकडाउन स्थिति तक या भंजक बोल्टता तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक हमारा ये सामान्य डायोड की भांति व्यवहार करता है। आगे जैसा कि चित्र 2 में प्रदर्शित है, यानी ऊपर हमने जो कॉन्फ़िगरेशन देखा है उसका हमारा उसके करंट का, ठीक है। आगे अभिलक्षण 2 देखा है, तो बोल रहा है कि चित्र में बताया गया है कि भंजक बोल्टता, जिसे जेनर वोल्टेज भी कहा जाता है, तक उत्क्रम यानी रिवर्स अभिनत वोल्टेज में वृद्धि होने के बाद भी रिवर्स या क्षरण धारा लगभग नगण्य होता है और स्थिर रहता है। लेकिन जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंचने के बाद डायोड धारा तेजी से क्या होती है, बढ़ने लगती है और जेनर अचानक से क्या होता है, हमारा सक्रिय हो जाता है, ठीक है। मान लो जो हमारा क्या होता है, जो भंजक बोल्टता होता है उसे क्या बोला जाता है, भंजक वोल्टेज या जेनर वोल्टेज भी क्या कहा जाता है, जेनर वोल्टेज तक पहुंचने से पहले जो हमारा डायोड होता है वो रिवर्स बायस में सामान्य डायोड की भांति व्यवहार करता है, यानी उसके अंदर जो हमारा क्षरण धारा होता है, जो धारा फ्लो करती है, वो क्या होती है, हमारी नगण्य होती है। फ्लो करने का मतलब, नगण्य होने का मतलब क्या है, ये वाली धारा, ठीक है। यानी जब उसको रिवर्स बायस में रखा जाता है तो अपने भंजक स्थिति तक पहुंचने तक इसमें जो भी धारा हमारी फ्लो हो रही है, यानी ये इतना करंट, इतना करंट, इतना 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 इतना, यहाँ पर ये इतना करंट हमारा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ये जो करंट है इस बीच का, ये करंट हमारा क्या है, नगण्य है, नगण्य के बराबर करंट है। जैसे ये भंजक स्थिति तक अपना पहुंचता है, इसमें क्या होता है, धारा हमारा तेजी से यकायक तेजी से क्या होता है, हमारा बढ़ने लगता है, ठीक है। वही बोल रहा है कि नगण्य रहता है जब ये रिवर्स बायस में शुरू में काम करता है, जब तक भंजक स्थिति तक नहीं पहुंचता है। लेकिन बोल रहा है कि जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंचने के बाद डायोड धारा तेजी से बढ़ने लगता है और जेनर अचानक से क्या होता है, हमारा सक्रिय हो जाता है। एक सामान्य रेक्टिफायर डायोड के मामले में एक बार ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंचने के बाद डायोड नष्ट हो जाता है और अधिकता से संचालन करना प्रारंभ कर देता है, जबकि जेनर डायोड हमारा नष्ट नहीं होता है, यद्यपि यह उत्क्रम अभिनत स्थिति में धारा का क्या करता है, हमारा संचालन करता है, ठीक है। तो जो हमारा सामान्य रेक्टिफायर होता था वो अगर रिवर्स ब्रेकडाउन स्थिति तक पहुंच जाता है तो वो क्या होता था, नष्ट हो जाता था। लेकिन जो हमारा जेनर डायोड होता है, ये डायोड नष्ट नहीं होता है, यद्यपि रिवर्स बायस की स्थिति में ये धारा का क्या करता है, हमारा संचालन करता है, जब ये रिवर्स ब्रेकडाउन पर पहुंच जाता है। आगे है, इस उत्क्रम चालन के कारण को अभिलांचे प्रभाव कहा जाता है, यानी जो रिवर्स बायस में ये चलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवलांचे प्रभाव कहा जाता है। एवलांचे का प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन स्थिर क्रिस्टल संरचना बंधनों से मुक्त होते हैं। जैसे ही अधिक इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त हो जाते हैं, वे और अधिक इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त करते हैं और शीघ्रता से धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो इस एवलांचे प्रभाव के कारण, यानी रिवर्स बायस में जो ब्रेकडाउन होता है उसको एवलांचे प्रभाव बोला जाता है। इस एवलांचे प्रभाव के कारण जो क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन की संरचना होती है, यानी जो क्रिस्टल संरचना होती है इलेक्ट्रॉन की, उसमें क्या होता है, वो टूटने लगते हैं, यानी वो बंधन से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे निर्मुक्त होने लगते हैं। जैसे जितना अधिक हमारा इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त होता है उतना ही अधिक धारा क्या होती है, हमारी प्रवाहित होती है किसी भी जेनर डायोड में। आगे है, यह क्रिया जेनर धारा मान परिवर्तित होने पर भी जेनर वोल्टता पाथ को क्या करता है, स्थिर रखने का कारण बनता है, ठीक है। जो ये क्रिया होती है वो अगर जेनर धारा का मान चेंज होता है तो उसके वजह से जो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको क्या करता है, हमारा स्थिर रखता है, ठीक है। यानी जेनर धारा के मान में अगर परिवर्तन भी हो जाता है तो उसके जेनर के अक्रॉस में जितना हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है, हमारा स्थिर रहता है। आगे है, चित्र 2 में दिखाया गया था, जो भी चित्र 2 हमने देखा था उसमें क्या था, दिखाया गया कि जब एक बार जेनर वोल्टता तक पहुंचने के बाद कम वोल्टेज हाँ पहुंचने के बाद कम वोल्टेज परिवर्तन बहुत अधिक धारा परिवर्तन उत्पन्न करती है, ठीक है। तो जब अगर क्या है, हमारा ब्रेकडाउन स्थिति तक पहुंच जाता है हमारा जेनर डायोड, उस स्थिति में क्या है, अगर हम वोल्टेज में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा करंट में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है या बहुत ज्यादा परिवर्तन क्या होता है उसमें उत्पन्न होता है। आगे यह विशेषता जेनर को स्थिर वोल्टेज स्रोत या वोल्टेज नियामक के रूप में उपयोगी बनाती है, ठीक है। तो इसकी ये विशेषता जो होती है वो क्या होती है, जेनर डायोड को स्थिर वोल्टेज स्रोत या हमारा वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बनाने में क्या करता है, मदद करता है। क्या क्या चीज मदद करता है, पहला कि जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसमें अगर वोल्टेज हम बढ़ाते हैं तो धारा क्या होती है, तेजी से बढ़ने लगती है, ठीक है। धारा अगर तेजी से बढ़ रही है फिर भी क्या होता है, जो हमारा जेनर डायोड होता है उसका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है, हमारा स्थिर होता है। उसके इसी गुण के कारण इसका हम लोग इस्तेमाल वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में करते हैं। आगे है, एक रेक्टिफायर डायोड के विपरीत जेनर के माध्यम से रिवर्स धारा विध्वंसक नहीं होता है। यदि जेनर
कि वोल्टेज रेटिंग के आधार पर धारा को निर्दिष्ट सीमा के भीतर रखा जाता है तो एक उपयुक्त श्रृंखला प्रतिरोध का उपयोग करके जेनर डायोड को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर डायोड के विपरीत जो हमारा जेनर डायोड होता है वो रिवर्स धारा में क्या होता है, विध्वंसक नहीं होता है, यानी रिवर्स धारा में नष्ट नहीं होता है बल्कि वो कार्य करता है। यदि जेनर की वोल्टेज रेटिंग के आधार पर धारा को निर्दिष्ट सीमा के भीतर रखा जाए, ठीक है, यानी अगर किसी जेनर डायोड का जो भी वोल्टेज रेटिंग है उसके आधार पर हम लोग क्या करें कि उसके अंदर में जो करंट हमारा फ्लो करता है उसको अगर हम लोग क्या करें सीमित रखें या उसको निर्धारित सीमा के भीतर रखा जाता है, तो रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग एक प्रतिरोध का उपयोग करके उसको उसकी धारा को हम लोग कंट्रोल करें तो हमारा जो डायोड होता है, जेनर डायोड होता है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। आगे हमारा, क्योंकि जेनर डायोड ब्रेकडाउन डिवाइस के रूप में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जेनर को सुगमता से स्थिति से बाहर लाया जा सकता है। यदि जेनर वोल्टता के नीचे रिवर्स वोल्टेज को कम करके या आरोपित वोल्टेज की ध्रुवीयता को उत्क्रम कर दिया जाए तो जेनर को उसके चालन की स्थिति से बाहर लाया जा सकता है। ठीक है, मान लो जेनर डायोड हमारा क्या हो रहा है, संचालित हो रहा है। ठीक है, तो जेनर डायोड क्या होता है, हमारा ब्रेकडाउन की स्थिति में संचालित होता है। अगर उसको क्या करना है, हमको उसको सुगमता स्थिति यानी उसकी चालन स्थिति से अगर हमको बाहर लाना है तो उसका जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसको कम कर दिया जाए, या तो जो हमारा वोल्टेज अप्लाई किया गया उसकी पोलरिटी को चेंज कर दिया जाए तो हमारा जो जेनर डायोड होता है वो चालन की स्थिति से बाहर आ जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा जेनर डायोड का वर्किंग प्रोसेस कि जेनर डायोड हमारा कैसे काम करता है। ये हो गया उसका करंट, जेनर डायोड का जो कंडक्शन है उसका जो करेक्ट यानी विलक्षण है वो इसको दिखाया गया है और जेनर डायोड के बारे में हमने चर्चा किया। अगला है हमारा जेनर डायोड के अनुप्रयोग। ठीक है, क्या है एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड। जेनर डायोड का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ करना है या उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं उसके बारे में बताया गया। बोला जेनर डायोड का सबसे लोकप्रिय उपयोग डीसी पावर सप्लाई में वोल्टेज नियामक के रूप में होता है। चित्र में एक साधारण जेनर नियमित विद्युत आपूर्ति को दर्शाया गया। ठीक है, ये जो हमारा चित्र है ये क्या है, हमारा जेनर डायोड आधारित क्या है, विनियमन है, यानी वोल्टेज रेगुलेटर क्या है हमारा, ये सर्किट है, पावर सप्लाई सर्किट है, वोल्टेज रेगुलेटर पावर सप्लाई सर्किट विद द जेनर डायोड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं इसका, डीसी पावर सप्लाई में वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जेनर डायोड का इस्तेमाल करा जाता है। चित्र में क्या है कि जेनर डायोड पावर सप्लाई आउटपुट या लोड के समानांतर में है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जेनर रिवर्स बायस स्थिति में जुड़ा है। इस तरह के समानांतर परिपथ कनेक्शन को अक्सर शंट कहा जाता है। जब जेनर को इस तरह से उपयोग किया जाता है तो शंट रेगुलेटर कहा जाता है। ठीक है, ये जो हमारा सर्किट बना हुआ है इसमें क्या करते हैं, जो हमारा जेनर डायोड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अपना लोड या जो हमारा पावर सप्लाई होता है उसके समानांतर में रखते हैं, यानी इस लोड के समानांतर में क्या किया गया, हमारा जेनर डायोड को लगाया गया है और इसको इस तरह से लगाते हैं कि हमारा क्या करता है, रिवर्स बायस महसूस करता है। ठीक है, यानी पावर सप्लाई जो इसमें दिया जाएगा ऊपर पॉजिटिव होगा, इस तरफ से क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा और इसका ये नेगेटिव होता है तो इसलिए क्या होता है, ये हमारा रिवर्स बायस में कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका सर्किट हो गया, यानी कि इसमें सर्किट में क्या क्या है, हमारा रेक्टिफायर और फिल्टर लगा हुआ है। ये रेक्टिफायर और फिल्टर क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है और ये जो डीसी मिलता है वो क्या होता है, हमारा अनरेगुलेटेड होता है। फिर इसके सामने में हम जेनर डायोड लगाते हैं, फिर इसके बाद में हम लोड लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, जेनर डायोड के माध्यम से हम लोड पर रेगुलेटेड आउटपुट डीसी को दिया जाता है। तो आगे देखते हैं कि हमारा ये कार्य कैसे करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बोला कि चित्र में जो हमारा दिया गया है, जेनर रिवर्स बायस स्थिति में क्या करता है, चालन प्रारंभ कर देता है, क्योंकि इसके सिरों पर जो वोल्टता होती है वो जेनर वोल्टेज तक पहुंच जाती है। ठीक है, कहाँ तक पहुंच जाती है, जेनर वोल्टेज यानी रिवर्स ब्रेकडाउन तक क्या होता है, हमारा पहुंच जाता है। आगे है, जेनर के सिरों पर इनपुट डीसी वोल्टेज में परिवर्तन होने पर भी अपरिवर्तित रहता है, चूंकि लोड जेनर के समानांतर लोड आउट में जेनर जो वी जेड होता है के समान होता है। ठीक है, तो हाँ बोल रहा है कि वोल्टता जो होती है वो जेनर वोल्टेज तक पहुंच जाती है। जेनर के सिरों पर जो इनपुट डीसी वोल्टेज में परिवर्तन होने पर भी जो हमारा होता है वो क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो जेनर के सिरों पर जो भी वोल्टेज हमको मिलता है, अगर डीसी जो इनपुट है उसके वोल्टेज में अगर कोई परिवर्तन होता है तो फिर भी क्या होता है, ये जेनर डायोड पर जो वोल्टेज मिलेगा हमको वो क्या होता है, स्थिर मिलता है। चूंकि जो लोड जेनर के समानांतर है, यानी जो लोड है वो जेनर के क्या है, हमारा समानांतर है, तो जो लोड पर जो आउटपुट होता है, लोड पर जो आउटपुट होता है वो जेनर वोल्टेज के क्या होता है, हमारा बराबर हो जाता है। यानी कि जो आउटपुट है हमारा किस पे, लोड पर जो आउटपुट है, यानी लोड पर जो आउटपुट है वो बराबर हो जाता है हमारा किसके, वी जेड के, यानी जेनर के क्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके बराबर हो जाता है।
आगे बोल रहा है कि यदि जेनर में इनपुट डीसी वोल्टेज बढ़ता है, जैसा कि चित्र 2 में इसकी विशेषता को देखा जा सकता है, तो जेनर के माध्यम से धारा आई जेड में वृद्धि होती है, लेकिन एवलांचे प्रभाव के कारण जेनर में वोल्टेज क्या होता है, समान रहता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने चित्र 2 में देखा था कि अगर जेनर के इनपुट पर वोल्टेज को अगर बढ़ाया जाता है तो जेनर में धारा का मान क्या होता है, परिवर्तित होता है, यानी धारा का मान क्या होता है, हमारा बढ़ता है। लेकिन जो जेनर डायोड होता है उसके क्रॉस में जो वोल्टेज होता है वो हमारा क्या होता है, स्थिर रहता है। उसके जेनर में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, हमारा स्थिर रहता है या समान रहता है। किसके कारण, हमारा एवलांचे प्रभाव के कारण। क्योंकि जो जेनर वोल्टेज है वीजेड क्या है, वो अपरिवर्तित है, तो आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो भी क्या होता है, हमारा परिवर्तित नहीं होता है, वो भी क्या होता है, हमारा अपरिवर्तित होता है। इसीलिए लोड के सिरों पर वोल्टेज स्थिर रहता है। इस प्रकार आउटपुट को विनियमित कहा जाता है, यानी इस प्रकार से क्या होता है, हमारा तो जो आउटपुट होता है उस पर रेगुलेटेड वोल्टेज हमको प्राप्त होता है। ठीक है, उसका कारण हमारा क्या है, जो एवलांचे प्रभाव है, यानी अगर वोल्टेज को, यानी जेनर में इनपुट वोल्टेज अगर हम बढ़ाते हैं, धारा का मान तो बढ़ता है, लेकिन जो जेनर के अक्रॉस में जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है वो हमारा क्या होता है, स्थिर होता है। इसीलिए, और जो हमारा आउटपुट यानी जो हमारा लोड होता है वो जेनर के समानांतर में होता है, इसलिए जो हमारा जेनर पे जो वीजेड होता है, यानी जो उसका वोल्टेज ड्रॉप होता है जेनर डायोड का, उसके बराबर क्या होता है, हमको लोड पर उसी के बराबर हमारा क्या होता है, वोल्टेज मिलता है। यानी अगर इनपुट पर हमारा वोल्टेज चेंज भी होता है ना, इनपुट पर वोल्टेज अगर हमारा बदलता भी रहता है, तो एवलांचे प्रभाव के कारण हमारा जो जेनर डायोड होता है उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, समान रहता है, और वही जो वीजेड होता है हमको आउटपुट पर भी प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया को, या इस प्रकार जो आउटपुट हमको मिलता है उसको बोला जाता है विनियमित आउटपुट या रेगुलेटेड आउटपुट बोला जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा कोई जेनर डायोड जो होता है वो सर्किट में लगता है, और जो हमारा अनरेगुलेटेड डीसी होता है उसको रेगुलेटेड डीसी में परिवर्तित करता है। अगला हमारा जेनर के विनिर्देश, स्पेसिफिकेशन ऑफ जेनर डायोड। ठीक है, रेक्टिफायर डायोड की तरह टाइप कोड नंबर सामान्यतः जेनर की बॉडी पर अंकित होता है। चिन्हित टाइप कोड से जेनर को विस्तृत विनिर्देशों को किसी भी मानक डायोड डेटा मैनुअल के संदर्भ में पाया जा सकता है। महत्वपूर्ण जेनर डायोड विनिर्देश नीचे में सूचीबद्ध किए गए हैं। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिकेशन है जेनर डायोड के, वो नीचे में दिया गया है। एक एक स्पेसिफिकेशन को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पहला होता है नॉमिनल जेनर वोल्टेज। ठीक है, इसको बोला जाता है वीजेड। यह उत्क्रम अभिनत वोल्टेज है जिस पर डायोड उत्क्रम अभिनत में क्या होता है, हमारा चालित होने लगता है। ठीक है, यानी ये जो वीजेड होता है हमारा ऐसा वोल्टेज होता है जिसमें हमारा जो जेनर डायोड होता है वो रिवर्स बायस में क्या होता है, हमारा चालित होने लगता है, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉमिनल जेनर वोल्टेज। ठीक है, वीजेड से इसको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, यानी ऐसा मिनिमम वोल्टेज होता है जिस पर हमारा जेनर डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस में चालित हो जाता है। आगे हमारा दूसरा दूसरा क्या है, जेनर वोल्टेज सहिष्णुता। ठीक है, जेनर वोल्टेज टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है, यानी जैसे प्रतिरोधक में क्या होता है, हमारा टॉलरेंस होता है कुछ वैल्यू का, ऊपर में कुछ नीचे में वेरी करता है, उसी हिसाब से क्या होता है इसमें भी जेनर वोल्टेज में भी क्या होता है, टॉलरेंस होता है। प्रतिरोधक की सहिष्णुता की भांति यह जो वीजेड होता है ऊपर या नीचे प्रतिशत को इंगित करता है। उदाहरण के लिए जो हमारा 6.3 वोल्टेज है, प्लस माइनस में क्या है, हमारा 5% है। ठीक है, यानी अगर कोई हमारा जेनर का जो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो हमारा वीजेड का वैल्यू दिया गया है, वो उससे क्या होता है 5% ज्यादा है, 5% कम क्या होता है, हमारा टॉलरेंस करता है। आगे हमारा अधिकतम जेनर धारा क्या है, हमारा मैक्सिमम जेनर धारा। तीसरा हमारा मैक्सिमम जेनर धारा, इसको बोला जाता है आईजेड। यह वह अधिकतम धारा होती है जिसे जेनर अपने उत्क्रम अभिनत चालन मोड में रहते हुए सुरक्षित रूप से सह सकता है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम हमारा जेनर करंट होता है, ये ऐसा करंट होता है जिस पर हमारा जो जेनर डायोड होता है रिवर्स बायस की स्थिति में इसका क्या कर सकता है, चालन कर सकता है। आगे हमारा चौथा है अधिकतम शक्ति अपव्यय। क्या है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, यानी पीजेड बोला जाता है। ये वो अधिकतम पावर है जो जेनर डायोड बिना क्षतिग्रस्त हुए क्या कर सकता है, उत्सर्जित कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या है, अधिकतम शक्ति अपव्यय। पांचवा है हमारा प्रतिबाधा, जेड जेड। जेनर मोड में संचालन करते समय जेनर की प्रतिबाधा होती है, यानी हर जो हमारे कंपोनेंट होते हैं सबकी क्या होती है, खुद की प्रतिबाधा होती है या प्रतिरोध होता है, उसी को क्या बोला जाता है, जेड जेड बोला जाता है। आगे हमारा छठवां अधिकतम प्रचालन तापमान। उच्चतम तापमान जिस पर डिवाइस विश्वसनीयता से संचालन करता है उसको बोला जाता है मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर। यानी कि एक फिक्स, हर डिवाइस का क्या होता है, फिक्स टेम्परेचर होता है कि वो उतने टेम्परेचर तक क्या होता है, अपना आसानी से काम कर सकता है। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, 60 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, इस तरह के तापमान जो होते हैं उस पर क्या होते हैं, हमारा जो डिवाइस होता है वो विश्वसनीयता से क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है।
ये होगी हमारे जो जेनर डायोड है उसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया गया है। अगला है हमारा बैरेक्टर डायोड या वेरिकेप डायोड। ठीक है, बैरेक्टर डायोड क्या होता है? जो बैरेक्टर डायोड है एक प्रकार का क्या है, अर्धचालक माइक्रोवेव सॉलिड स्टेट डिवाइस है। इस डायोड के अनुप्रयोग मुख्य रूप से वेरिएबल कैपेसिटेंस को प्राथमिकता दी जाती है, जिसे वोल्टेज को नियंत्रित करके पूरा किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा बैरेक्टर डायोड होता है ये क्या होता है, वेरिएबल डायोड बोला जाता है, यानी इसका जो वोल्टेज होता है वो क्या करता है, हमारा वेरी करता है। ये क्या होता है, हमारा अर्धचालक से बना होता है और माइक्रोवेव सॉलिड स्टेट क्या होता है, हमारा ये डिवाइस होता है। ठीक है, बोला इस डायोड का अनुप्रयोग मुख्य रूप से वेरिएबल कैपेसिटेंस के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिसे वोल्टेज को क्या होता है कंट्रोल करके इसको क्या किया जाता है, हमारा पूरा किया जाता है। आगे बोल रहा है इन डायोड को वेरिकेप डायोड के रूप में भी जाना जाता है। भले ही वेरिएबल कैपेसिटेंस के परिणाम सामान्य पीएन संधि डायोड द्वारा दिखाया जा सकता है, लेकिन इन डायोड को वांछित कैपेसिटेंस परिवर्तन देने के लिए चुना जाता है, क्योंकि वे विशेष प्रकार के डायोड में होते हैं। ठीक है, यानी चित्र में क्या दिखाया गया, हमारा वेरिएक्टर डायोड को दिखाया गया। ठीक है, यानी इसका जो संरचना होता है डायोड और कैपेसिटर दोनों के जैसा होता है। आगे है जो हमारा वेरिएक्टर डायोड है विशेष रूप से निर्मित और उपयुक्त किए जाते हैं, जिससे कि वे धारिता में उच्च श्रेणी में परिवर्तनों की क्या करते हैं, अनुमति देते हैं। ठीक है, तो जो वेरिएक्टर डायोड होता है ये क्या होता है, वेरिएक्टर यानी जो वेरिएबल होता है और अक्टर है। ठीक है, यानी कैपेसिटर डायोड, यानी जो वेरिएबल कैपेसिटेंस पे बेस होता है ये वाला हमारा डायोड, इसको बोला जाता है वेरिएक्टर डायोड बोला जाता है। अगला हमारा बाजार में विभिन्न प्रकार के वेरिएक्टर डायोड क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। इसको बोला जाता है जैसे कि हमारा हाइपर बुरिएट एडॉप्ट होता है और गैलियम आर्सेनाइड वेरिएक्टर डायोड, इस तरह के क्या होते हैं, हमारे अलग अलग वेरिएक्टर डायोड मार्केट में उपलब्ध होते हैं। आगे बोल रहा है कि वेरिएक्टर डायोड का जो प्रतीक है ऊपर आकृति में दिखाया गया है ना। जो आकृति होता है, जो आकृति भी हमने देखा था, ये क्या था, हमारा वेरिएक्टर डायोड का आकृति था। आगे जिसमें डायोड के एक छोर पर एक संधारित्र का प्रतीक शामिल है, जो कि वेरिएक्टर डायोड के वेरिएबल संधारित्र की विशेषताओं को क्या करता है, हमारा दर्शाता है। ठीक है, तो जो इसका कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है, यानी इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं वोल्टेज को अप्लाई करके। ठीक है, या वोल्टेज को बढ़ाकर घटाकर जो इसका कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, हम लोग चेंज करते हैं। यानी इसके एक सिरे पर कैपेसिटर जैसी संरचना होती है, इसलिए इसको बोला जाता है वेरिएक्टर डायोड बोला जाता है। आगे वेरिएक्टर डायोड का प्रतीक सामान्य पीएन संधि डायोड जैसा ही दिखता है, जिसमें कैथोड और एनोड नाम की दो टर्मिनल शामिल हैं और एक छोर पर यह डायोड दो लाइनों के साथ इनबिल्ट होता है, जो संधारित्र सिंबल को क्या करता है, हमारा निर्दिष्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह का जो ये संरचना होता है हमारा, यानी इसमें डायोड जैसी संरचना होती है। इसके दो टर्मिनल होते हैं, जिसका नाम एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ठीक है, इसके एक सिरे पर क्या होता है, हमारा कैपेसिटर जैसी संरचना होती है और इसके जो कैपेसिटेंस होता है इसके वैल्यू को हम लोग जो वोल्टेज दिया जाता है उसको चेंज करके इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल डायोड या वेरिएक्टर डायोड इसको बोला जाता है। आगे हमारा वेरिएक्टर डायोड के कार्य। अगला हमारा वेरिएक्टर डायोड के कार्य। एक वेरिएक्टर डायोड हमारा कैसे कार्य करता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आगे बोला वेरिएक्टर डायोड के कार्य सिद्धांत को जानने के लिए हमें संधारित्र और कैपेसिटेंस के कार्य सिद्धांत को जानना चाहिए। आइए हम संधारित्र पर क्या करते हैं, अपना विचार करते हैं, जिसमें एक इंसुलेटर द्वारा दो प्लेटों को शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा, बोला जिसमें एक इंसुलेटर प्लेटों द्वारा दो प्लेटों को शामिल किया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या हमारा इस तरह से क्या बना हुआ है, हमारा डायोड बना हुआ है, या नॉर्मल डायोड था, है ना। उसमें क्या है, कैपेसिटेंस का वैल्यू भी क्या रहता है, हमारा होता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हमारा नॉर्मल डायोड बनता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि हम जानते हैं कि संधारित्र की धारिता टर्मिनल के क्षेत्र के क्या होती है, समानुपाती होती है। जैसे जैसे टर्मिनल का क्षेत्र बढ़ता है संधारित्र की धारिता क्या होती है, हमारी बढ़ती जाती है। जब डायोड रिवर्स बायस मोड में रहता है, जहां पी और एन प्रकार के दो क्षेत्र संचालन करने में सक्षम होते हैं और इस प्रकार दो टर्मिनल के रूप में माना जा सकता है। पी प्रकार और एन प्रकार क्षेत्रों के बीच कमी क्षेत्र को इंसुलेट डाइलेक्ट्रिक माना जा सकता है, इसलिए यह ऊपर दिखाए गए संधारित्र के क्या होता है, हमारा समान होता है। यहाँ पर बोल रहा है जो हमारा कैपेसिटर होता है उसकी धारिता क्या होती है, उसके टर्मिनल के क्षेत्रफल की क्या होती है, हमारी समानुपाती होती है। ठीक है, अगर हम इसके जो इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसके जो टर्मिनल का जो क्षेत्रफल होता है
क्या होता है, इसको अगर हम बदलते हैं तो हमारा इसके जो धारिता का मान होता है वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो बोला है जैसे जैसे टर्मिनल का क्षेत्रफल बढ़ता है उसकी धारिता क्या होती है, हमारी बढ़ती जाती है। और जब डायोड हमारा रिवर्स बायस में होता है ना, इस प्रकार से जहां पी और एन हमारे प्रकार, दो प्रकार के क्या होते हैं, हमारे लेयर होते हैं और संचालन करने में क्या होते हैं, हमारे सक्षम होते हैं। इस प्रकार दो टर्मिनल के रूप में इसको माना जा सकता है। अगर पी प्रकार और एन प्रकार के क्षेत्रों के बीच कमी क्षेत्र को इंसुलेटेड डाइइलेक्ट्रिक के रूप में माना जा सकता है। तो यह ऊपर दिखाए गए संधारित्र के समान होते हैं। ठीक है, मान लो अगर इसके बीच में जो भी हमारा लेयर है, यानी इसको हमने क्या किया है, रिवर्स बायस में अभी करा है, यानी जो इसका हमारा क्या बनता है, अवक्षय क्षेत्र बनता है। अगर इसको हम क्या करें, जो संधारित्र के दो प्लेट के रूप में अगर इसको हम माने तो क्या हो, ये हमारा इंसुलेटेड डाइइलेक्ट्रिक के रूप में इसको माना जा सकता है। किसको, जो हमारे पी प्रकार के और एन प्रकार के क्षेत्र के बीच में जो हमारी क्षेत्र की कमी हुई है। जैसे यहाँ पर क्या है हमारा, मान लो ये हमारा जो डायोड होता है, ये अगर पूरा इसको माना जाए इस तरह से तो क्या हो गया, हमारा नॉर्मल डायोड हो गया। अगर क्या होता है, इसके जंक्शन पर क्या होता है, हमारा कुछ इस तरह से दिखता है हमको जंक्शन पर, यानी अवक्षय क्षेत्र बन जाता है। अगर इस अवक्षय क्षेत्र को हम क्या करें, जो हमारा कैपेसिटर होता है उसके डाइलेक्ट्रिक के रूप में इसको अगर देखा जाए तो क्या हमारा होता है, ये एज अ डायोड एज अ कैपेसिटर हमारा क्या होता है, काम कर सकता है। उसका चित्र क्या हुआ है, यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये डायोड था, अगर रिवर्स बायस में इसको हमने इस्तेमाल किया है तो इस तरह का जो हमारा क्षेत्र यहाँ पर खाली खाली क्षेत्र बनता है, ये एज अ क्या होता है, हमारा कैपेसिटर यूज किया जा सकता है। यानी जो लेयर का जो हमारा बचा हुआ क्षेत्र है उसको हम एज अ डाइलेक्ट्रिक के रूप में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आगे हमारा डायोड के अवक्षय क्षेत्र का आयतन रिवर्स बायस परिवर्तन के साथ क्या होता है, हमारा बढ़ता है ना। डायोड का जो अवक्षय क्षेत्र है का जो आयतन है रिवर्स बायस में परिवर्तन के साथ क्या होता है, हमारा बदलता रहता है। यदि डायोड का रिवर्स वोल्टेज बढ़ा दिया जाता है तो ह्रास क्षेत्र का आकार क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है। इसी तरह वैरेक्टर डायोड का रिवर्स वोल्टेज कम किया जा सकता है और रिक्तीकरण क्षेत्र का आकार क्या होता है, हमारा कम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मान लो जो नॉर्मल डायोड है हमारा, अगर हमने इसमें क्या किया, रिवर्स बायस को बढ़ा दिया, यानी रिवर्स बायस वोल्टेज को क्या किया, हमने बढ़ा दिया, तो जो इसका हमारा यानी जो हमारा ये कैपेसिटेंस के भांति जो व्यवहार कर रहा है, इसके कैपेसिटेंस का मान क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यानी सीधा सीधा बोले कि अगर हम वैरेक्टर डायोड में क्या करें, जो रिवर्स वोल्टेज है हमारा उसको हम बढ़ाएं या घटाएं तो हमारा जो कैपेसिटेंस का मान होता है वो भी क्या होता है, इसमें बढ़ता है और घटता है। अगर इसके अवक्षय क्षेत्र को हम एज अ कैपेसिटर क्या करें, उसको मानिए तो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा ये वैरेक्टर डायोड का क्या है, कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और इसके वैल्यू को कैसे हम लोग चेंज करते हैं उसके बारे में भी क्या किया गया है, बताया गया है। आगे हमारा वैरेक्टर डायोड के लक्षण। ठीक है, वैरेक्टर डायोड के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैरेक्टर डायोड। ठीक है, तो वैरेक्टर डायोड के क्या लक्षण है उसको बताया गया है। बोलो यहाँ पर क्या है, डायोड अन्य डायोड की तुलना में काफी कम शोर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो वैरेक्टर डायोड होता है ये अन्य डायोड की तुलना में क्या होता है, हमारा कम शोर उत्पन्न करता है, यानी नॉइस को क्या करता है, कम करता है। दूसरा हमारा इन डायोड की कीमत कम और अधिक विश्वसनीयता पर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इन डायोड का जो कीमत होता है वो कम होता है और विश्वसनीयता क्या होती है, अधिक विश्वसनीयता पर क्या होते हैं, हमारे उपलब्ध होते हैं। आगे हमारा ये डायोड आकार में बहुत छोटे और बहुत हल्के वजन के होते हैं। ठीक है, ये जो डायोड होते हैं, ये डायोड क्या होते हैं, हमारे बहुत छोटे और क्या होते हैं, हमारे हल्के वजन के होते हैं। आगे बोला है फॉरवर्ड बायस में संचालित होने पर कोई उपयोगी कार्य नहीं करते हैं। ये जो वैरेक्टर डायोड होते हैं ये केवल रिवर्स बायस में ही काम करते हैं हमारा, यानी इनको फॉरवर्ड बायस में अगर हम लोग रखते हैं तो कोई उपयोगी कार्य हमारा नहीं कर सकते। आगे हमारा रिवर्स बायस मोड में वैरेक्टर डायोड धारिता को बढ़ाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। ठीक है, रिवर्स बायस में क्या होता है, हमारा जो वैरेक्टर डायोड होता है वो धारिता को क्या करता है, हमारा बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लक्षण को क्या किया गया, हमारा यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर रिवर्स हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हमारा कैपेसिटर का जो मान होता है वो क्या होता है, हमारा बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, यानी रिवर्स वोल्टेज पहले कितना था, हमारा -15 था, है ना। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस हो गया हमारा क्या हो गया, 20 हो गया। ये पिको फैरेड में होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम क्या करें, यहाँ से रिवर्स वोल्टेज को अगर हम बढ़ाते जाएं तो जो हमारा कैपेसिटेंस का मान होता है वो क्या होता है, हमारा बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो वैरेक्टर डायोड होता है वो कार्य करता है। ठीक, तो यहाँ पर आज हमने पढ़ लिया है हमारा रेक्टिफायर, यानी जो हमारा जेनर डायोड होता है, जो हमारा वैरेक्टर डायोड होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।